जी हाँ, नए टीके से जंग। आप देख रहे हैं एपीएन, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना महामारी के खिलाफ नए टीके के कितने कारगर हैं और क्या इनके जरिए लड़ाई कारगर साबित होगी। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना के नए रूप सामने आ रहे हैं, वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिक भी नए नए टीके इजाद करने में जुटे हुए हैं। और अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है, वैज्ञानिकों ने ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करती है। वैज्ञानिक इस वैक्सीन का सफल ट्रायल चूहों पर कर चुके हैं और जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया वे सार्स कोवी और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। उम्मीद है कि अगले साल तक इंसानों पर भी इसका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। और वैक्सीन को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का कोई भी नया रूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इस स्टडी में वैज्ञानिकों की खोज को सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बताया गया है और ये वैक्सीन जानवरों से फैलने वाले वायरसों से इंसानों के इम्यून सिस्टम को सुरक्षित करती है। ये वैक्सीन सर्बेकोवायरस पर हमला करती है और सर्बेकोवायरस कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा है। चूहों पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन ने कई ऐसी एंटीबॉडी बनाई जो कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी कारगर है। साउथ अफ्रीका में मिले B.1.351 वेरिएंट पर भी इस वैक्सीन का जोरदार असर देखने को मिला है। और इस बाबत यह भी बताया जा रहा है कि लगातार इस वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिशें वैज्ञानिकों के जरिए की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये वैक्सीन डेवलप हो और उसके साथ ही लोगों को कोरोना से राहत मिल सके। और इसी बीच खबर यह भी है कि कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई कि बच्चों पर कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और उसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी और उसके साथ ही देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। और अब तक भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक भी इस्तेमाल हो रही है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन भी है जो आने वाले महीनों में भारत में आ सकती है। लेकिन जायकोव डी वैक्सीन इन सभी से अलग है और इस भारतीय वैक्सीन के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। सवाल यह है कि अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने जो टीका इजाद किया है उससे कितनी उम्मीद बंधती है। क्या ये टीका वाकई मील का पत्थर साबित होगा? क्या ये बहरूपीय कोरोना में लड़ने में सक्षम होगा? बच्चों के लिए कोवैक्सीन के टीके कब तक मुहैया हो सकते हैं? जायडस कैडिला की जायकोव डी भी क्या कारगर साबित हो सकती है? दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी और इसके मायने क्या है? इन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, तो नए टीके से आखिर कोरोना की जंग जीतने में क्या कामयाबी मिल पाएगी, इसी बाबत जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वल्ली हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल और डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं जो कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के। डॉक्टर एम वल्ली, एक नई वैक्सीन की बात कही जा रही है, एक नए टीके की बात कही जा रही है। आखिर ये जो टीका है क्या ये कोरोना की सभी जो फैमिली है उससे लड़ने में कारगर है? क्या खासियत है इस टीके की, क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक हमने जो सबसे कीमती और सबसे अच्छा टीका सुना था वो मैसेंजर आरएनए टीका सुना था। और मैसेंजर आरएनए जो है वो एक आरएनए कंपोनेंट होता है सेल का। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट होता है उसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए जो है ये ज्यादा अच्छा इम्यूनोजेनिक स्टिमुलस प्रदान कर सकता है और डीएनए के जो वैक्सीन्स हैं अभी आए नहीं। तो डीएनए जो है इसमें एक टेक्नोलॉजी वैक्सीन में इस्तेमाल हुई है जिसको हम प्लाज्मिड की टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये प्लाज्मिड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मर्स वगैरह में किया जा चुका है और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आपने बताया नॉर्थ कैरोलिना में और हमारे यहाँ भी जायडस कैडिला ने इसको ऑलरेडी ट्रायल फेज 1 फेज 2 करीब करीब कंप्लीट कर ली हैं और फेज 3 के बारे में भी कहा जा रहा है। और इसमें जो अच्छी बात उन्होंने की है कि उन्होंने 18 साल से कम के लोगों में भी
इसका ट्रायल किया है, तो साथ साथ दोनों चीजें हो रही हैं, ये अच्छी बात है। तो प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी सेफ टेक्नोलॉजी है और ज्यादा अच्छी इससे इम्यूनिटी मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी जो आसानी है हमारे जैसे देश के लिए वो ये है कि इसका ट्रांसपोर्ट और इसकी लॉजिस्टिक्स जो है उसके लिए, क्योंकि हमारा देश उष्ण देश है, गर्म देश है, टेम्परेट देश है, तो उसमें ये रूम टेम्परेचर और इसका ट्रांसपोर्ट 2 से 8 डिग्री पर स्टोरेज किया जा सकता है और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। और तीसरी बात जो इसकी सबसे अच्छी बताई गई है वो ये है कि इसके लिए सुई से जो लोग डरते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसको जो है एक इंजेक्टर होता है, जैसे जेट इंजेक्टर कहते हैं जिसको, और उसमें हम हाई प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल करके इस वैक्सीन की डोज को स्किन के थ्रू पार पार भेज सकते हैं। तो ये डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है, जेट इंजेक्टर से यूज होगा और लगभग इसके अगले महीने तक आवेदन कर दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। और जैसे मैंने बताया ये 2 डोज के मुकाबले में इसकी 3 डोज रिकमेंडेड की गई हैं, तो ये सब इसकी अच्छी बातें हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोरोना वायरस के बारे में हम अभी डरे हुए हैं, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, बच्चों में इसके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सबसे अच्छी बात होगी कि ये बच्चे भी इसमें इंक्लूड होंगे और आगे आने वाले 5 से 12 साल के बच्चों पर भी इसका ट्रायल करके इसको लाया जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत के लिए सूटेबल है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स के लिए सूटेबल है, जो लोग सुई से डरते हैं उनके लिए सूटेबल है। और इसकी अवेलेबिलिटी जाइडस कैडिला जो हमारी कंपनी है वो इंडिया में ही बनाएगी और ये बहुत अच्छे काम पहले भी कंपनी करती रही है और ये वेल ट्राइड वैक्सीन टेक्नोलॉजी है और इससे जो मिलते जुलते वायरसेस हैं उन पर ट्राई किया गया है। और प्लाज्मिड एक ऐसा पार्टिकल होता है सेल का जो अच्छी तरह से इम्यूनोजेनिक स्टिमुलस दे सकता है और वो वैक्सीन के लिए अच्छा और कारगर साबित होने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये सब जी ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो वैक्सीन अभी सामने आई है जिसको सुपर वैक्सीन कहा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सर्विको वायरस पर हमला करती है। सर्विको वायरस यानी कि कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी कारगर है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्पाइक प्रोटीन क्या है और उसके साथ ही ये सर्विको वायरस जिस पर ये हमला करती है इसकी क्या डेफिनेशन है? वली साहब ने बिल्कुल देखिए सारांश में पूरे वैक्सीन को कितना साधारण भाषा में उतार दिया दर्शकों के लिए, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। पहला सवाल आपका है कि स्पाइक प्रोटीन क्या है, जो आप लोग ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर कांटे कांटे चीज निकली रहती है। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस के ऊपर एक प्रोटीन है जिसके मार्फत, जिसके जरिए ये H2 रिसेप्टर फेफड़े में जहां अटैच होता है उससे अटैच होता है, मतलब अटैचिंग प्रोटीन है। इसी स्पाइक प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन डेल्टा म्यूटेंट डेल्टा प्लस में हुआ जिसके कारण इसकी संक्रामक क्षमता बढ़ी थी। तो स्पाइक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए और जितना ओवर एक्सप्रेशन होता जाएगा उसकी संक्रामक क्षमता बढ़ती जाएगी। इस वैक्सीन में देखा गया है कि स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ भी ये प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है। तो क्या तरीका है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो होता है उसी को कहते हैं प्लाज्मिड, उसी पे बेस है वैक्सीन। क्रोमोजोम सभी लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल है जिसमें माँ बाप में जो गुण होता है वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे रंग, बाल का रंग, कलर, सारा कुछ डिसाइड होता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो डीएनए होता है उस टेक्नोलॉजी भी इसको बेस किया है। और इसके आगे का जो तरीका होता है जिसपे मॉडर्ना और फाइजर बेस मैसेंजर आरएनए, मतलब पत्रवाहक की तरह काम करता है, मैसेज लेके जाता है। तो ये प्लाज्मिड बेस्ड जो जाइडस की वैक्सीन है ये इसको स्पाइक प्रोटीन को और वायरस के अलग अलग रूप को इंड्यूस करेगा बॉडी में, उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता तैयार करेगा और ये लॉन्ग स्टैंडिंग होगा एज कम्पेयर टू सिंगल वायरस बेस्ड वैक्सीन जो होता है उससे। इसका 2-3 फायदा डॉक्टर वली साहब ने बता ही दिया कि पेनलेस, ऑलमोस्ट पेनलेस होगा, बच्चों में ज्यादा यूजफुल होगा। 12 से ऊपर सभी में ट्रायल चल रहे हैं, फिर 5 से 12 साल के बच्चे भी इंक्लूड होंगे तो बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। 2 की जगह 3 डोज रिकमेंड कर रहे हैं अभी कंपनी वाले, जिसके कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी की हम बात कर सकते हैं। और इससे सबसे अच्छी बात ये रहेगी इस वैक्सीन की कि म्यूटेशन अगर होता है इसको मॉडिफाई करना आसान है कंपेयर टू अदर वैक्सीन। जल्दी से हम इसको, जैसे आप सॉफ्टवेयर चेंज समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं इस वैक्सीन का, इस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी चीज है। ये प्रियंका जी।
जी बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर एम्बली, जैसे कि आपने कहा कि ये जो वैक्सीन है इसके लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होने वाला है और अपने आप में एक डीएनए बेस पूरी तरीके से रहेगा ये, लेकिन क्या जेट इंजेक्टर से जो बाकायदा वैक्सीन लगाई जाएगी उसका भी कोई फंडा है, उसका भी किसी तरीके का कैलकुलेशन है, उसकी भी किसी तरीके की इफेक्टिव एफिशिएंसी है क्या? नहीं, मैं जब भी लोगों में वैक्सीन से डर की बात करता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा उनको वैक्सीन से ज्यादा सुई के डर होता है लोग जी। और सुई से डरते हैं। तो ये टेक्निक है, जैसे डीजल की गाड़ियों में आपने सुना होगा इंजेक्टर होते हैं और वो इंजन के अंदर डीजल को इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई हाई प्रेशर से कोई चीज स्किन के पास लाते हैं तो उसकी एक धारा बनती है, जैसे फव्वारा होता है। फव्वारे में जो पीछे पाइप होता है वो मोटा होता है, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड वगैरह में जो फव्वारे बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे वो चलते हैं और बहुत ऊंची उसकी धारा चली जाती है, 6 के 12 गज ऊपर चली जाती है, 6 मीटर 12 मीटर ऊपर चली जाती है। तो जितना हमारा होल जिसका जो छेद है वो बारीक होगा और बारीक छेद को हम जेट कहते हैं। जेट क्योंकि उसमें एक जेट बनता है, जेट जैसे टॉयलेट में जो जेट होता है उससे पतली पतली धार बनती है, हम नहाते हैं वो भी जेट का एक एग्जाम्पल है। तो जो हवाई जहाज चलता है उसमें भी जो ईंधन पीछे से निकलता है पतले होल से वो उसको आगे धक्का देता है, उसका इतना प्रेशर होता है तो इसीलिए उसको जेट विमान कहते हैं। तो ये जेट जो बनता है ये हम जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर करते हैं और उसको हाई प्रेशर से बारीक छेद से किसी चीज को गुजारते हैं तो उसमें एक धारा बन जाती है सुई की तरह पतली, और वो धारा जो है सुई की तरह पतली जब बन जाएगी तो स्किन में चली जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा सुई लगी। और सुई से दूसरा जो खतरा होता है, हमारे यहाँ खासतौर से इन्फेक्शन बहुत होते हैं। अभी तक बहुत शुक्र की बात है, बहुत शुक्र की बात है, बहुत शुक्र की बात है 3 बार मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि एक भी मरीज से कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई है करोड़ों वैक्सीन होने के बाद कि उसको वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हुआ उस सुई से। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम लोग डिस्पोजेबल सुइयां प्रयोग कर रहे हैं, वो कामयाब है। लेकिन जेट टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेशर टेक्निक होती है, हाई प्रेशर से टेक्नोलॉजी होती है और उसमें अपने कान में छेद करने वाले लोगों को भी देखा होगा, गन होती है। तो ये वही वाली टेक्निक है जिससे कान में छेद बनाया जाता है, वो भी जेट प्रेशर होता है एक तरह का, तो सुई नहीं डालते। तो ये जो है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और कई जगह यूज होती है, हवाई जहाज, गाड़ियां और कान में छेद करने तक यूज होती है। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके लिए तो बहुत अच्छा है जानना कि ये लेडीज के कान को पिक करने के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी एक सेफ टेक्नोलॉजी है और हमारे यहाँ जो इसका सबसे ज्यादा सराहा जाएगा उपयोग वो ये होगा कि नीडल से होने वाला इन्फेक्शन जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसकी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स दी जाएगी लोगों को कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, ये आगे की बात है। अभी जो हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उससे ये अच्छा निष्कर्ष निकल रहा है कि आने वाले होने वाले म्यूटेशंस में हम इसको इंजीनियर कर सकते हैं वायरस के वैक्सीन को, और ये बहुत सेफ और अच्छी बात है कि हम जितना डरे हुए हैं म्यूटेशन से, रोज डेल्टा प्लस और डेल्टा की बात हो रही हैं, तो ये बहुत खतरनाक विकराल रूप और विकृत रूप इस वायरस का जो सामने आ रहा है उससे निपटने के लिए इस वायरस की जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन की, उसको जो विकसित किया गया है, जो कि पहले से ही विकसित है, तो उससे इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और लोगों का फायदा होगा। और जो नीडल से लोग फोबिया करते हैं, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में नीडल फोबिया कहते हैं, तो उनको फायदा होगा। और ये सब एक अच्छे उदाहरण हैं, बट बात वहीं आती है घूम के वैक्सीन लगवाया जाए, वैक्सीन लगवाने जाया जाए, वैक्सीन को हमें प्रमोट करना है, वैक्सीन को लगवाना है और इसको कवच को धारण करना है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो एक प्रोसेस है काफी सुरक्षित भी है। अगर इस वैक्सीन की बात की जाए, जायकोडी वैक्सीन की बात की जाए, तो ये काम कैसे करेगी? जैसे शरीर के अंदर ये इंजेक्ट होती है, हालांकि इसको इंजेक्ट करने का तरीका अलग है, जो दूसरी वैक्सीन है उससे बिल्कुल अलग है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो। तो ऐसे में जब इसके इंजेक्ट का तरीका अलग है तो क्या ये मानकर चला जाए कि जायकोडी वैक्सीन के काम करने का, शरीर के अंदर काम करने का भी तरीका अलग होगा, किस तरीके से काम करेगी? और साथ ही रख रखाव कितनी बड़ी चुनौती है इस वैक्सीन के लिए? जी, एक एक करके बता देता हूँ। रख रखाव के लिए तक कंपनी के प्रोसेस में देखा गया 2 to 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रख रखाव कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू मॉडर्ना फाइजर जिसको माइनस में रखना है, -40 to -70 में वो सारे वैक्सीन रखी जाती थी। तो
2 से 8 डिग्री में आराम से हम वैक्सीन को रख सकते हैं और सुदूर गांव देहात में भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड चेन हमारा पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बना हुआ है। रख रखाव ऐसे है। इंजेक्टर टेक्निक से बियॉन्ड जेट टेक्निक जो है क्या है, इसमें निडल प्रिकिंग आपको नहीं होती है। मतलब क्या, हाई प्रेशर में दवा को, वैक्सीन को स्किन के थ्रू पास कर दिया जाता है। मानना क्या समझना है इसमें कि इंसान की चमड़ी पोरस होती है, मतलब इतने छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं नंगे आंख होते। जिसका तरीका कैसे समझ सकते हैं, आप जब मरहम लगाते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, लेकिन ये दवा अंदर तक पहुंचती है, तभी तो आपको आराम मिलता है। सेम टेक्नोलॉजी कि अगर हाई प्रेशर से किसी भी लिक्विड को हम स्किन पे डालेंगे तो ये अंदर चली जाती है, स्किन के अंदर। वहीं से इस पे प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड जैसा मैंने बताया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा और इंड्यूस करेगा वायरस के स्पाइक प्रोटीन और अन एंटीजन, जो वायरस कोरोना वायरस के एंटी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में ये सिग्नल देगा। उस सिग्नल को फर्दर इम्यून सिस्टम अपने मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोसेस करके और एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में मदद करता है। इसकी एक प्रक्रिया है, चेन है। तो मतलब वायरस एज सच को आपने इंजेक्ट नहीं किया शरीर के अंदर, प्लाज्मिड को इंजेक्ट किया। प्लाज्मिड नॉर्मली क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, यूजुअली बैक्टीरिया में पाया जाता है, यूकैरियोट, बाकी जो सिंगल न्यूक्लिएटेड, मतलब इंडिपेंडेंट डीएनए स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है रेप्लिकेट करने की और इंड्यूस करने की। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा कोरोना वायरस के स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में। यही इसकी तरकीब है। लेकिन इंजेक्शन की टेक्निक भी इसकी अलग हो गई जेट से, और इसको वैक्सीन मतलब इम्यूनोजेनिसिटी की टेक्निक भी इसकी अलग हो गई, जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है उससे अलग है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो इसके काम करने का तरीका भी अलग है। डॉक्टर एम वली, अगर इस वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो इसको बाकायदा 3 डोज में रखा गया है, 3 फ्रेम में रखा गया है, फेज 1 फेज 2, लेकिन उसमें 28 से ज्यादा दिनों का भी बाकायदा अंतर रखा गया है। तो इस बाबत ये क्या प्रोसीजर है, इसके पीछे क्या कहानी है कि बाकायदा 2 बार है और उसके साथ साथ बीच बीच में 28 दिन का, ये फिर 52 से 53 दिन का बाकायदा गैप भी रखा गया है? वो यही है कि अभी हम और वैक्सीन में भी थर्ड बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, और ये जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हम ये देखते जा रहे हैं कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने दिन रहती है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है, और जो अवेलेबल वैक्सीन है उनकी इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है। तो जो हमारे पास कुछ सूचनाएं और डाटा आ रहे हैं उसमें यही है कि धीरे धीरे ये इम्यूनिटी कम होती जाती है, और करीब साल भर के बाद ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि हमको एक तीसरी डोज की और वैक्सीन में भी जरूरत पड़े। तो इन्होंने इसी में भी थर्ड डोज की ट्रायल को रखा है ताकि शॉर्ट इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो थर्ड डोज विल कम लाइक इम्यून बूस्टर डोज होगी, क्योंकि ये इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा वैक्सीन दोनों पाथवे से काम करेगा, इम्यूनिटी देगा। हमारे शरीर में प्राय 30 सेल और 20 सेल जो हम लोग आमतौर पे सुनते हैं, कॉमन मैन के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। 2 पाथवेज होती हैं और एक इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर। तो जो हमारे टीके की इम्यूनिटी है उसकी मियाद को बढ़ाने के लिए, उसको जो हम बूस्ट का शब्द इस्तेमाल करते हैं, बूस्ट करने के लिए, और पहले और दूसरे टीके के बाद जो इम्यूनिटी का स्तर बनता है उसको कायम रखने के लिए ये थर्ड डोज की बात और जगह भी हो रही है। इन्होंने भी थर्ड डोज की बात की है और इन्होंने ये कहा 28 दिन और फिर उसका डबल कर दिया 56 दिन, 0, 28, 56। तो ये इन्होंने यही तीनों डोजेस की बात कर ली है, और ये अच्छी बात है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। तो ये इम्यूनिटी का चक्कर जो है ये दिखाई देने वाला नहीं है और ना हर पेशेंट में नाप सकते हैं। तो वी हैव टू प्ले लॉजिक एंड विद सेफ साइड। तो लॉजिकली सेफ है कि अगर हम थर्ड डोज या बूस्टर डोज की बात करें, प्रियंका जी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हैं, आपका बड़ा अच्छा चैनल है जो ज्ञानवर्धक होता है, और मैं डॉक्टर अपने प्यारे साथी जिनसे आपने मेरी जोड़ी बनाई है अंशुमन, इनके साथ आते हुए मुझे बड़ा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है बात करते हुए। तो मैं यही समाचार दूंगा, यही मैसेज दूंगा कि हमारे जो आने वाले दिन हैं उसमें हम बहुत सावधान रहें। कल बहुत डराया है सबने डेल्टा वायरस से और डेल्टा प्लस से, मेरे घर के लोग भी बड़े डरे हुए हैं।
और इस वक्त यही समय की दरकार है, जरूरत है कि हम डर जाएं और डर के सावधानी, मतलब पहले तुम लोग ये कहते थे ना डरना नहीं है, मैं इस डर को इस तरह से कहता हूँ कि हम कोरोना के आक्रमण से डरते हुए सावधानी बरतें, तो वो डर पॉजिटिव डर है। और इससे अगर हम बचते रहेंगे, मास्क पहनते रहेंगे, और कल तो बिल्कुल ही हमारे बड़े डॉक्टर साहब गुलेरिया साहब ने बहुत अच्छे से इसको डेल्टा प्लस के बारे में ऐसी बात कही जो मैं वाकई में एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, एज ए मेडिकल डॉक्टर भी डर गया कि अगर आप इसके बगल से भी गुजर जाएंगे डेल्टा प्लस वाले के मरीज के, तो आपको संक्रमण हो जाएगा। तो ये इस बात का, इसको मैंने पॉजिटिवली लिया कि इतने खतरनाक म्यूटेशंस हो रहे हैं वायरस में, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके बारे में सही जानें और मास्क लगाएं और टीका लगवाएं, जो भी टीका अवेलेबल हो लगवाएं। प्रियंका जी, बहुत बहुत आपने ये अच्छा प्रोग्राम किया। बिल्कुल, यानी कि अगर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंबली, यानी कि अगर आपके कहने के अनुसार देखा जाए तो डरने की जरूरत है, पूरी तरीके से अभी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी कहीं नहीं गया, यहीं पर है। इसके जो संक्रमण के मामले हैं, सेंसिटाइज होने की जरूरत है, बिल्कुल हमें सेंसिटाइज होना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदर डर भी होना चाहिए, क्योंकि डर से ही एहतियात निकल कर सामने आती है। जब तक आग का डर नहीं होगा तभी उससे आप दूरी बनाकर नहीं रख सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंबली और उसके साथ ही डॉक्टर अंशुमन, आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अपने के साथ।